नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। और फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी क्लासेस को जल्द ही लाइव कर सकूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट तुरंत होता है तो आप लोग उसे पूछ सकें। और मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद इतनी से आप लोगों से ये आशा रखती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दिन भर में आप पता नहीं कितने ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिनका कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं है। तो कम से कम कोई एक ऐसी वीडियो देखिए। ये सिर्फ मैं अपने चैनल के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक ऐसे वीडियो को देखने के लिए आपको सलाह दे रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपके काम आए। जैसे कि जो मुद्दे चल रहे हैं अभी करंट में, उन मुद्दों को देख करके कोई वीडियो देखें तो वो आपके आगे चल करके काम आएगा। लेकिन ऐसे वीडियोस ब्लॉग्स देखना या कोई डांस का वीडियो देखना जो कि सेंसलेस है, एक स्टूडेंट की लाइफ में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो पढ़ाई की तरफ थोड़ा फोकस करिए और कंपटीशन का इतना तेज ज़माना है तो थोड़ा उसके साथ चलने का प्रयास करिए। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है तुगलक वंश। और हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमने पूरा कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि किस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी वीडियो को देख करके नोट्स बनाए हैं तो आप अगर उनको रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप उस वीडियो को प्ले करिए, जो भी वीडियो नंबर आप पढ़ने जा रहे हैं, और अपने पेजेस को ओपन करिए और उस वीडियो को आप फास्ट मोड में डाल करके आप पढ़िए और देखिए कि आपको इफेक्टिव लगेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कुछ याद होता है, जब हम उसे सुनते हैं तो थोड़ा ज़्यादा याद होता है, और जब वही चीज़ को हम देखते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इस प्रकार से रिवीजन करिए तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में, और तुगलक वंश के बारे में आज ये पहला वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं, 1320 से लेकर के 1412 या फिर 1413 तक इन्होंने शासन किया। क्योंकि 12 और 13 दोनों ही दिखाए जाते हैं तो आप दोनों जो वर्ष हैं उन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि खिलजी वंश का अंत किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के खिलजी वंश का अंत किया, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी। किस वंश की नींव डाली थी? तो इसने डाली थी तुगलक वंश की नींव। इसके बाद बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि इसने उपाधि धारण करी थी, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करी थी, और ये एक करोना तुर्क था। इसे करोना तुर्क बोला जाता था। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि करोना तुर्क कौन था तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये करोना तुर्क होता कौन, ऐसा व्यक्ति होता था जिसको करोना तुर्क बोला जाता था? तो मैं क्लियर करूंगी कि जिस भी व्यक्ति का पिता तुर्की शासक तुर्की होता था, पिता तुर्की होता था और माता गैर तुर्की होती थी, हिंदू हो सकती है या किसी भी और धर्म की, तो उनका जो पुत्र होता था उसको करोना तुर्क बोला जाता था। तो इसकी माता गैर तुर्की थी और इसके पिता तुर्की थे, इसीलिए इसे करोना तुर्क कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण करी थी, और ये उपाधि इसने धारण करी थी क्योंकि उसने मंगोलों को कई बार खदेड़ कर भारत से बाहर निकाल दिया, कि उन्हें लगता था कि शायद अब मौका है, अब हम भारत पे आक्रमण कर लेंगे। लेकिन नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें भारत में प्रवेश करने नहीं दिया था। इसने मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा और अलाउद्दीन के काल में दीपालपुर में मुक्ता भी बनकर ये रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी ये कार्य किया करता था। अपनी अल्पावधि के काल में इसने अनेक समस्याओं का सामना किया और उनका हल भी निकाला। विद्रोह हुए उनको भी इसने शांत कराया। इसके बाद हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए विजय अभियान की कौन कौन से विजय अभियान इसके द्वारा किए गए थे। तो दक्कन में पुनः सल्तनत का अधिकार स्थापित करने के प्रयास हेतु पुत्र जौना खां के नेतृत्व में वारंगल के
काकतीय शासक के विरुद्ध 2 अभियान भेजे गए। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और जौना खां जो था ये इनके पुत्र का नाम था, जिसे हम आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानेंगे। तो इसके नेतृत्व में वारंगल के काकतीय शासक जो थे उनके खिलाफ अभियान भेजे, 2 बार अभियान भेजे। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार तो इनको असफलता हाथ लगी और दूसरी बार जो दूसरा अभियान इन्होंने भेजा उसमें ये शायद उनकी नीतियों को समझ गए और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक को उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमें पता चलता है 1323 में जौना खान ने माबर के विरुद्ध अभियान किया था। माबर एक क्षेत्र था जिसके विरुद्ध जौना खान ने अभियान किया था, और वो भी किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। 1324 ईस्वी में सुल्तान ने स्वयं बंगाल अभियान किया, जो बलबन की मृत्यु के बाद से स्वतंत्र हो गया था। कहते हैं कि बलबन का जब शासनकाल चल रहा था तो बंगाल उसके अधीन था, पर जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं ना कि किसी शासक की मृत्यु के बाद आसपास के राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ कि बंगाल के शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो उसके बाद से कोई उस पर अधिकार नहीं स्थापित कर पाया। परंतु जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक का प्रवेश हुआ, इसने बंगाल पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयास किया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसने पूर्व व दक्षिणी बंगाल पर विजय प्राप्त भी कर ली। 1325 ईस्वी में शासन की बागडोर मोहम्मद बिन तुगलक ने संभाली। उससे पूर्वी गाजी मलिक ने 29 बार मंगोलों को हराया था। यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने बागडोर संभाली तो उससे पहले ही कहा जाता है कि 29 बार मंगोलों को हराया था, वो भी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी बेग तुगलक भी इसी को कहा जाता है। तो जहाँ भी गाजी शब्द का प्रयोग हो रहा है आप समझ जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात हो रही है। आगे हम इनके बारे में और बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके जीवन काल से जुड़े हुए हैं, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। नहरों और कुओं को कहते हैं, नहरों और कुओं का प्रथम निर्माता कौन है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माता या कुओं का निर्माता कौन है? तो है गयासुद्दीन तुगलक। और वही दूसरा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा नहरें किसने खुदवाई? तो वो कौन था? वो था सबसे ज्यादा नहरें बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले दोनों में अंतर है, और इस अंतर को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद बताया जाता है कि तुगलकाबाद नामक शहर जो था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। जो जमीनें अलाउद्दीन खिलजी ने छीनकर उनको खालसा भूमि बना दिया था, इसने उन्हें वापस लौटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 उपाय निकाले थे ना कि मद्यपान निषेध किया था, जो मालिक होते थे और अमीर होते थे वो आपस में मिल नहीं सकते थे, उनकी जायदादें छीन करके उसको खालसा भूमि में डाल दिया था। तो वो जो खालसा भूमि के जो क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया गया। राजस्व की दर इसने स्थापित करी 1/10 से लेकर के 1/11, इससे अधिक नहीं होगी। तो कह रहे कि इससे ज्यादा दर नहीं ली जाएगी किसी भी व्यक्ति से, ये एक अनुपात उसने निश्चित कर दिया। इसके बाद यातायात व डाक व्यवस्था की स्थापना की। सबसे पहले यातायात और डाक व्यवस्था की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और कहते हैं कि 3 से 4 मील पर डाक कर्मचारी रखा इसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। बार बार मुझे अलाउद्दीन खिलजी याद आ जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि डाक कर्मचारी रखा था। इसके बाद कहते हैं कि तेलंगाना का नाम बदलकर इसने सुल्तानपुर कर दिया, और दाग व चेहरा प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी उसको इसने जारी रखा, इसने बंद नहीं किया, इसने दाग और चेहरा प्रथा को जारी रखा, और इसके साथ साथ तेलंगाना का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से बहुत ही ज्यादा मतभेद था, कि मतलब अगर मिल जाते तो बस फिर युद्ध होना ही बाकी था। जो निजामुद्दीन औलिया थे ये एक सूफी संत थे जो कि दिल्ली में रहा करते थे, और गयासुद्दीन तुगलक भी दिल्ली का शासक था। परंतु क्या हुआ कि जब इसने देखा कि सुल्तान से ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति की प्रसिद्धि फैली हुई है, लोग उसे बहुत ज्यादा मानते हैं, तो इस बात से गयासुद्दीन तुगलक को हमेशा एक खुन्नस सी बनी रहती थी, कि एक चिढ़ सी थी कि मुझसे ज्यादा लोग उनकी दरगाह पे जाते हैं, उनको मानते हैं, इतना मतलब उनका प्रभाव है, लोग उनके पास जाते हैं। तो क्या हुआ
कि यहाँ पर एक बात हुई कि जब वो बंगाल गया था गयासुद्दीन तुगलक युद्ध करने के लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया। कहा कि तुम दिल्ली छोड़कर निकल जाओ, मतलब तुम मेरे प्रभाव को कम कर रहे हो, तुम्हें दिल्ली में रहने का अधिकार ही नहीं है, तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ। पर क्या हुआ कि जब उसने ये बात कही थी तब वो दिल्ली से बाहर था। और कहाँ पर था? बंगाल अभियान पर गया हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर दिया और कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्ते, यानी अभी दिल्ली दूर है। अब आप देखिए कि शब्दों का क्या कहना था कि हनूज दिल्ली दूरस्ते, यानी अभी दिल्ली दूर है। और इसके बाद गाजी दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, कि वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया जो कभी वो इनसे मिल पाता। गयासुद्दीन तुगलक कभी भी निजामुद्दीन औलिया से नहीं मिले। और अगर निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये वो व्यक्ति थे जो कभी भी किसी शासक के दरबार में नहीं जाते थे, कभी भी किसी राजा से मिलने नहीं जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किए इनसे मिलने के, परंतु ये उनसे नहीं मिले। और गयासुद्दीन तुगलक को तो इनसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी। तो आप कह सकते हैं कि उनके शब्द यहाँ पर सच हो गए कि अभी दिल्ली दूर है, तो दिल्ली उनके लिए दूर ही हो गई, वो दिल्ली कभी पहुँच ही नहीं पाए। इसके बाद पता चलता है कि इसके बाद गाजी दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर गए। बंगाल अभियान से वापस आते समय अफगानपुर में जौना खां द्वारा बनवाया गया लकड़ी का महल गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब आप देखिए कि एक महल बन रहा था अफगानपुर में, जो कि बनवाया जा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जबकि वो पहले बनने वाला था मतलब पत्थरों से, लेकिन उसने आदेश दिया नहीं, लकड़ी से बनवाया जाए, महल तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो उसने लकड़ी से बनवाने का आदेश दिया। और आप देखिए कि परिस्थितियां कैसी बनी कि जिस दिन गयासुद्दीन तुगलक वहां पहुंचा तो वहां कहते हैं कि वो लकड़ी का दरवाज़ा उसके ऊपर महल का गिर गया और जिसकी वजह से वो मर गया। तो कुछ इतिहासकार इसे सोची समझी साजिश कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। तो इतिहासकार जौना खां द्वारा रचा गया इसे षड्यंत्र मानते हैं। कहते हैं कि उसने ही अपने पिता की हत्या कराई थी और इसलिए वो लकड़ी का महल बनवाया ताकि जब वो गिरे तो उसके पिता की मृत्यु हो जाए। तो फिलहाल 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद राजा कौन बना। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक इनका शासनकाल चला। लगभग 26 वर्ष का शासनकाल आप देख रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित शासक, बहुत बुद्धिवादी व्यक्ति था, बहुत दर्शनवादी व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद भी कि कह सकते हैं ना कि कुछ लोगों का भाग्य इतना ज़्यादा खराब होता है कि वो कुछ भी अच्छा करने चलते हैं तो वो बुरा ही जाता है। तो इसके साथ भी वही था कि इसने जब जब कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, भाग्य ने इसके साथ कभी नहीं दिया और वो बुरा ही होता चला गया। ये अपने अव्यावहारिक कार्यों और असंख्य विद्रोहों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर किसी के शासनकाल में हुए हैं तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसामी और बर्नी जैसे इतिहासकारों ने इसे अधार्मिक घोषित कर दिया था। इनका कहना था कि ये एक अधार्मिक व्यक्ति है। मूल नाम इसका जौना खां था या जूना खां था, जो कि हम अभी देख चुके हैं। और अगर हम बात करें उपाधि की तो उलूग खां इसकी उपाधि थी, जो कि इसे गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसको MBT भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना, MBT शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म कर रखी है। तो इसे गयासुद्दीन की मृत्यु के 40 दिनों के बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया, अपने पिता की मृत्यु के 40 दिनों के बाद। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, विद्वान शासक था ये, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसे अनेक क्षेत्रों में ज्ञान था, खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान जैसे विषयों में इसे ख्याति प्राप्त थी, बहुत इसे नॉलेज थी इन सब विषयों की। लेकिन क्या हुआ कि इसने सरकारी पदों पर गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी भर्ती कर दिया। थोड़ी सोच आप कह सकते हैं, पढ़ लिख गया था ना, तो थोड़ी सोच वो जातिवाद से हटके थोड़ी ऊपर आ चुकी थी। तो इसने सोचा कि ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना कि तुर्की ही इस पर सरकारी पदों पर रहें, हम इन्हें भी मौका देते हैं। तो उसने गैर तुर्की व्यक्तियों को भी मौका दिया। फिर उसने भारत के जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनको भी मौका दिया, क्योंकि भारत में मुस्लिम धर्म नहीं था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, भारत में मुस्लिम धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म का प्रचार किया गया। उसके बाद लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाया गया या जबरन अपनाया गया या वो स्वयं की इच्छा से मुस्लिम धर्म में गए,
तब वो मुस्लिम बने। तो भारतीय मुस्लिम तब वो कहलाए क्योंकि वो भारत में रह रहे थे, उसके बाद वो मुस्लिम बने थे। तो भारतीय मुसलमानों को भी उसने भर्ती कर दिया। अब इस कारण से बर्नी ने इसे क्या कहा है, इसे माली बोला, इसे जुलाहा बोला, इसे नाई बोला, छिछोरा और रसोइया तक बोला। उनके लिए शायद ये शब्द थोड़े तुच्छ होते होंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी जो शब्दों की बरसात कर दी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर और उसको माली, जुलाहा, नाई, छिछोरा और रसोइया कहा। इतने शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया, इतनी सारी उपाधियां उन्हें दे डाली। तो बर्नी का दिल्ली सल्तनत के जो इतिहास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा गया। बर्नी ने बहुत सारे आप कह सकते हैं शासकों के बारे में बातें लिखी और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को सबके समक्ष रखा। तो ये बर्नी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अपने तरह से चीज़ों को बताने का प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए प्रयासों की। तो सबसे पहला और दुर्भाग्यपूर्ण असफल प्रयास राजधानी परिवर्तन या स्थानांतरण। बर्नी के अनुसार कहा जाता है 1326 से 27 में सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, कहाँ किया था, दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, ताकि वह केंद्र में रहकर सभी प्रकार के विद्रोहों पर नजर रख सके। बार बार विद्रोह होते थे, दिल्ली जो था वो केंद्र नहीं था, केंद्र जो उसे लगा वो दौलताबाद लगा, जहां से हर तरफ के क्षेत्र में वो बीच में था कि हर तरफ के क्षेत्रों पर वो नजर रख सकता था। बार बार विद्रोह होते थे ताकि वो वहां से रह करके उन विद्रोहों को दबा सके। तो इसीलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया, परंतु कुछ कारणों से उसका ये जो योजना थी वो असफल हो गई, ये योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद इसने एक और कार्य किया, इसने प्रतीकात्मक मुद्रा चलवाई, जिसको सांकेतिक मुद्रा भी आप कह सकते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई। तो कहते हैं कि राजा के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी, जिसको वेतन ना दे पाने के कारण सेना को भंग कर दिया गया कि एक इतनी बड़ी सेना तो रख ली पर उसको वेतन ही नहीं दे पा रहे, तो उस सेना को भंग कर दिया गया। सुल्तान ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रतीक मुद्रा चलाई। बर्नी ने बताया कि विदेशी भूमियों को जीतने और उसके प्रति उदारता दिखाने के कारण राजकोष खाली हो गया था कि वो इतने ज़्यादा बार बार अभियान करता था, फिर लोगों के प्रति उदार व्यक्तित्व भी था, किसी को पैसा दे दिया, कभी किसी को मोहरें दे दी। तो इस वजह से उसका जो राजकोष था बर्नी के अनुसार वो खाली हो चुका था। पर आगे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुल्तान का राजकोष अगर खाली नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ होता, उसका राजकोष खाली हो गया होता, तो फिर वो आगे अपने कार्य कैसे कर पाता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो प्रतीकात्मक मुद्रा की विफलता की भरपाई सुल्तान सोना व चांदी से नहीं करता। क्योंकि क्या हुआ था कि जब प्रतीकात्मक मुद्रा, जो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जब उसका ये प्लान असफल हो गया, फेल हो गया जब ये प्लान, तो इसको अब उसकी भरपाई तो करनी ही थी, कैसे ना कैसे करके वो पैसे तो देने ही थे। तो इसने सोने और चांदी की मुद्राएं दी, टंका दिया सोने और चांदी का। तो अगर राजकोष खाली हो गया होता तो वो सोने और चांदी का टंका कैसे दे पाता। तो यहाँ पर बर्नी की ये बात गलत सी लगती है कि ये कुछ यहाँ पर गलत कह गया। विद्वान ये मानते हैं कि मुद्रा परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण विश्व भर में चांदी की कमी थी। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो इसने ये महसूस किया कि हर तरफ लोग चांदी के सिक्के बना रहे हैं, चांदी का इतना प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से तो ये बहुमूल्य धातुएं समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसने सोचा कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि इनको बचाया जा सके और चांदी की कमी ना हो पाए। तो इसलिए इसने क्या किया कि चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का सिक्का जो जीतल था उसको चलाया और इसका मान टंके के बराबर ही रखा। इसका जो इसने मान रखा था वो इसने टंके के बराबर ही रखा था, परंतु ये होता तांबे का जीतल था। इसके बाद क्या हुआ, 1329 से 32 मतलब 3 वर्षों में ही एक बड़ी संख्या में नकली सिक्कों का प्रचलन हो गया। अब जब नकली सिक्के बाजार में बहुत ही मात्रा में बहुतायत में आ गए, तो इसका ये जो प्लान था प्रतीकात्मक मुद्रा वाला, ये फेल हो गया। जबकि और भी शासकों ने ये जो प्रतीकात्मक मुद्रा का प्लान था बहुत सारे लोग पहले ही कर चुके थे। चीन में ये ट्राई किया गया था और पड़ोसी देशों के लोग इसको ट्राई कर चुके थे, लेकिन जब
मोहम्मद बिन तुगलक की बारी आई तो ये प्लान फेल हो गया, जबकि उनके वहां सफल हुआ था, क्योंकि उनके वहां जो सोच के लोग व्यक्ति थे वहां नकली मुद्राएं नहीं बनाई गई थी। पर यहाँ वाले ने क्या किया कि हर एक हिंदू के घर में टकसालें खोल ली गई। वो नकली मुद्रा छापते थे, अब चलाओ जा करके राजा को होगा घाटा, देखा जाएगा। तो यहाँ के लोगों की सोच थोड़ी अलग थी, इसीलिए यहाँ पर इनका ये प्लान विफल हो गया। सरकार को इन सिक्कों को बाजार से वापस लेना पड़ा और सोने व चांदी के टंके जारी करने पड़े। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो वो सोने और चांदी के टंके कैसे जारी कर पाते? तो जाहिर सी बात थी कि राजकोष खाली नहीं हुआ था। इसके बाद एक और इसने बहुत बड़ी गलती करी कि खुरासान व कराचिल अभियान। खुरासान का जो क्षेत्र था, ये इतिहासकारों में विवाद है कि वो क्षेत्र था कौन सा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो इराक का क्षेत्र था, कुछ इसे ईरान का क्षेत्र बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे अफगानिस्तान का क्षेत्र भी बताते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक खालीपन था, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सत्ता में नहीं था, और जिसका फायदा उठाने की सलाह मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई कि हाँ तुम चाहो तो वहां पे एक अभियान करके वहां पर अपना शासन स्थापित कर सकते हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, जब वहां राजा है ही नहीं, कोई राजनीतिक सत्ता है ही नहीं, तो आसानी से मेरे लिए आसान होगा, मैं कर लूंगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था मंगोल समस्या का समाधान ढूंढना, क्योंकि मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो उसे ऐसा लगा कि शायद इस खुरासान पे अधिकार करके हम मंगोलों को थोड़ा काबू पा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि बर्नी ने बताया कि खुरासान से सेना एक टुकड़ी को कराचिल अभियान के लिए भी भेजा गया। अब ये जो कराचिल का क्षेत्र है, इतिहासकारों के अनुसार कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र इसको माना जाता है कि ये या तो कुमायूं या फिर गढ़वाल का क्षेत्र रहा होगा कराचिल, जबकि कुछ इतिहासकार इसको कश्मीर का भाग भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसका उद्देश्य था चीनियों की बढ़त को रोकना, जो चीनी बार बार भारत में आ रहे थे उनकी बढ़त को रोकना। तो कहते हैं कि इस अभियान के लिए 10,000 सैनिक भेजे गए थे, जिसमें से मात्र 10 सैनिक बचकर वापस आ पाए। भीषण सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, उस बर्फ में दब दब कर सैनिक मर गए, और 10 जो सैनिक बचकर वापस आए उन्होंने उस कठिन समस्या को, उस परिस्थितियों को बता पाया और अपनी कहानी को बता पाया कि कितनी कठिनाइयों के बाद हम बचकर वापस आए हैं। तो ये अभियान भी इसका क्या हो गया, फेल हो गया। इसने बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई, सैनिकों की। फिर इसने क्या किया कि जब स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई तो इसने दोआब के कर में वृद्धि कर दी। दोआब का क्षेत्र आप जानते होंगे, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब का क्षेत्र बोला जाता है, और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो खुरासान के लिए विशाल सेना का खर्च इतना था कि सुल्तान को दोआब के कर में बढ़ोतरी करनी पड़ गई कि इतने सारे सैनिक जब हम लेके जा रहे हैं तो इनका खर्चा भी होगा, हमें देना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने कर में बढ़ोतरी कर दी। बड़ी दरों से किसानों को अशांति, मतलब किसानों में अशांति फैल गई। वो एकदम नाखुश हो गए कि इतना तुमने अचानक से, हम माला कि हम उपजाऊ क्षेत्र में रह रहे हैं पर इतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे। इतनी दरें बढ़ा दी गई कि किसानों को फिर गुस्सा आ गया, किसान क्रोधित हो गए। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, बर्नी बताते हैं कि उन्होंने अपने अन्न में आग लगा दी और कहा कि हम अन्न दिल्ली नहीं भेजेंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो दिल्ली में जितना भी जो अन्न जाता था वो उस दोआब के क्षेत्र से ही जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि दोआब से जब अन्न दिल्ली ना पहुंचा तो अकाल की स्थिति हो गई, और उस वर्ष क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो किसान, जो रहे बचे किसान थे, वो भी फसल नहीं उगा पाए। सूखा पड़ गया और स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। मतलब आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक परिस्थितियां इसके लिए विपरीत होती चली गई। वो निरंतर प्रयास करता रहा और परिस्थितियां अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए उसके विपरीत ही बनती चली गई। 7 वर्षों तक ये सूखा रहा। ये 1 या 2 वर्ष का सूखा नहीं बल्कि 7 वर्षों तक सूखा रहा। इसने दिल्ली से लोगों को उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ भेज दिया कि तुम दक्षिण की तरफ चले जाओ, जहां पर उपजाऊ क्षेत्र हो, जहां पर सूखा ना हो। और फिर एक समय ऐसा आया जब इसको भी गंगा के क्षेत्र में जाना पड़ा, अपने दिल्ली क्षेत्र को छोड़ करके। लगभग 2.5 वर्ष ये उस क्षेत्र में रहा था, क्योंकि सूखा इतना बड़ा सूखा था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं था। फिर इसने कहा कि चलो ठीक है, एक बार फिर से किसानों को ऊपर उठाया जाए। तो किसानों को
फिर से वापस उसी स्थिति में लाने के लिए इसने धन दिया, लेकिन उतना धन शायद काफ़ी नहीं था। फिर इसने क्या किया कि सुल्तान ने लगभग 70 लाख टंके के बराबर ऋण, जिसको कि सोनधर बोला गया है इनके द्वारा, ये उपलब्ध कराया था। सोनधर शब्द ऋण के लिए यूज किया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के इस प्रकार के शब्द बहुत पूछे जाते हैं। और इसने सुल्तान ने लगभग 70 लाख टंके के बराबर ऋण या सोनधर उपलब्ध कराया था किसानों को, और उनको बांटने के लिए दिया गया था कि किसानों के बीच ये बांट दिया जाए। पर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो ये 70 लाख टंके के बराबर जो ऋण था ये खा गए, और खा गए। उसके बाद वो किसानों तक नहीं पहुंचा, स्थिति भी सुधर नहीं पाई, और सुल्तान इनको सजा दे पाता उससे पहले ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो कई सारे इसने प्रयास किए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन ये अपने सभी प्रयासों में असफल ही रहा, कभी भी ये सफल नहीं हो पाया। इतने प्रयास किए, इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक कभी सफल नहीं हो पाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फ़िलहाल कुछ एक तथ्य और रह गए हैं जो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया है। तो कल हम इसके धर्म के बारे में देखेंगे और इनके द्वारा या इनके समय काल में हुए विद्रोहों को भी कल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ शेयर करिएगा। और रिक्वेस्ट रहती है कि आप जब भी वीडियो देखें तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।